अतुल सुभाष के बाद मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कि ये कहा गया कि ये जो हमारा दहेज से संबंधित जो कानून है, घरेलू हिंसा है, इन सारे मुकदमों पर, इन सारे अ, एक्ट पर, कानूनों पर संशोधन की ज़रूरत है और इनमें संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि जो पति पक्ष है वो बहुत ज़्यादा इस समय प्रताड़ित हो रहा है और इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कि पुरुषों के द्वारा आत्महत्या की जा रही है। लेकिन ऐसे में पहले भी याचिका दायर की जा चुकी है, पुरुष आयोग बनाने के लिए भी माँग की जा चुकी है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको उठाया गया, पुरुष आयोग की भी अगर माँग की गई तो उसमें भी कई सारे मामलों को उठाया गया। अतुल सुभाष के बाद भी जो याचिका दायर की गई उसमें भी बहुत सारे मामलों को उठाया गया क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं था जिसमें कि किसी पति ने आत्महत्या की है ऐसे मामले से परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के। इसके पहले भी बहुत सारे केसेज़ ऐसे आ चुके हैं जिनका ज़िक्र किया गया और सबसे बड़ी बात एक पूरा का पूरा डेटा दिया गया जिसमें कि ये बताया गया कि ऐसे मामलों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसमें कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा कोई भी अपराध नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएँ इन कानूनों का सहारा लेकर के इनका दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल मेंटेनेंस के लिए ऐसे केसेस किए जाते हैं जिसमें जो महिलाएँ हैं वो आराम से अपने मायके में बैठ कर के पैसे लेती हैं पति से और उन पैसों को वो उन्हीं के खिलाफ यूज़ करती हैं वाद करके केसेस दायर करके। मुकदमों को लड़ने में वो पैसे ही काम आते हैं और साथ में पत्नियों को कोई भी फ़र्ज़ नहीं निभाना पड़ता। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस याचिका में लिए गए थे और इसके पहले भी जो पुरुष आयोग की भी माँग की गई तो भी ऐसे मामले का इसमें ज़िक्र किया गया। लेकिन जब पुरुष आयोग की माँग की गई थी उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि आपका ये कहना है कि पुरुष आयोग होना चाहिए जिस तरह से महिला आयोग है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पुरुषों के पास भी बहुत सारे ऐसे अ, हथियार हैं, जैसा कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से घरेलू हिंसा अधिनियम का सहारा महिलाएँ लेती हैं, इसी तरीके से जो पुरुष पक्ष की जो महिलाएँ हैं, वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम में केस दायर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है और किया भी जाता है। तो ऐसे में पुरुष आयोग नहीं बनाया जाएगा। तो ये याचिका खारिज की जा चुकी थी पहले ही और साथ ही साथ अब जो याचिका दायर की गई अतुल सुभाष मामले के बाद कि दहेज से संबंधित जो कानून है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि जब हमारा बीएनएस आएगा, आईपीसी की जगह जो बीएनएस लागू किया गया, जो बीएनएस आएगा, उसमें ऐसा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कानून ज़रूर बनाया जाएगा, जो कि पुरुषों के पक्ष में होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, कोई भी कहीं भी संशोधन नहीं ऐसा किया गया, जो कि पुरुष पक्ष के लिए खड़े होकर के अपनी आवाज़ उठा सके। इसमें क्या है कि जिस तरीके से हमारा 498 ए था, इसी तरीके से 85 है और 86 है। 86 में बस क्या कह दिया गया कि क्रुएल्टी को डिफाइन कर दिया गया कि क्रुएल्टी क्या है, जो कि पहले के भी बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन उसे किया जा चुका था। तो ऐसा कुछ भी नया कहीं भी नहीं किया गया था बीएनएस में, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी। अब इसके बाद अतुल सुभाष का मामला इस वक़्त तूल पकड़ा, तो जब मामला तूल पकड़ता है तो चीज़ें ज़्यादा उभर करके आती हैं। तो वही बात हुई कि जब मामला तूल पकड़ा तो फिर से याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया ये कहते हुए कि समाज को बदलाव की ज़रूरत है। समाज को बदलना चाहिए और ऐसे में इन सारी बातों पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जाएगा कि महिलाएँ पहले भी प्रताड़ित थीं और आज भी प्रताड़ित हैं। महिलाओं के पक्ष में अगर ये कानून बनाए गए हैं और आपका ये कहना है कि इनका दुरुपयोग होता है, तो ये गलत है क्योंकि दुरुपयोग ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और पुरुष पक्ष के पास इतने संसाधन हैं कि वो अपना अ, अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। जबकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में अगर लोअर कोर्ट की बात की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट तक मामला पहुँचता है, लोअर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो पहुँचता है, वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को पार करने के बाद तब पहुँचता है। तो मामले में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होती हैं। वैसा ही इसी तरीके से अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिनमें पुरुष जो है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसके खिलाफ मामला दायर कराया गया है और केवल उसी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार के ऊपर, कुछ रिश्तेदारों के ऊपर भी मामला दायर कराया जाता है। लेकिन इससे भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे ऐसे मामलों में कुछ गाइडलाइन, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनका ज़िक्र जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया याचिका तो उसमें किया। जिसमें ये बताया गया है
कि जो पति के पक्ष के जो रिश्तेदार हैं, उन्हें बेवजह ऐसे मामलों में नहीं फँसाया जाएगा। अगर उनका नाम डलवाया गया है, तो पहले पुलिस का ये काम है, ये फ़र्ज़ है कि वो उसकी जाँच करे कि क्या उन पर कोई मामला बनता है। अगर कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिन पर केस करवाया गया है, जिनका नाम इसमें डलवाया गया है, तो उनके नाम को निकाला जाना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा ऐसी कोई भी हिंसा या ऐसी कोई भी प्रताड़ना उस महिला के साथ नहीं की जा सकती है। इसी के तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भी कई सारे ऐसे दिशा-निर्देश हैं, जैसा कि आप सबको पता है। अगर हम ज़मानत को देखते हैं, तो पहले ज़मानत को लेकर के 498 ए का अगर केस होता था, तो बहुत ही ज़्यादा सख्त था कानून। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इसमें तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं होगी। अरनेस कुमार का अगर हम मामला देखते हैं, तो उसमें ये कहा गया था कि इसमें गिरफ्तारी तुरंत ही नहीं होगी और मामला इसमें ज़मानत भी आसानी से आपको मिल जाएगी, जब तक कि कोई ऐसी धाराओं का इसमें प्रयोग ना हुआ हो, मतलब कोई ऐसा केस आपके ऊपर ना बनता हो। अगर सिंपल है आपके ऊपर 498 ए है, 323, 504, 506, 3/4 डीपी अधिनियम में अगर केस किया गया है, तो ऐसे मामले में जो पति है उसे ज़मानत आसानी से मिल जाएगी, इसके लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए याचिका को खारिज ज़रूर किया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है, वो होती है 125 सीआरपीसी 144 बीएनएसएस के अंतर्गत, कि जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का भी केस किया जाता है और मेंटेनेंस ऐसे मामलों में तो बंधना ही बंधना है। जो लोअर कोर्ट होती है वो मेंटेनेंस मानती है। अगर महिला जो है वो कहीं और जॉब नहीं कर रही है तो। अगर महिला कहीं और जॉब कर रही है तो ये जो कंडीशन है इसको ज़रूर कोर्ट के द्वारा कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर वो महिला कहीं जॉब नहीं कर रही है तो ऐसे में मेंटेनेंस आपको पेड करना पड़ता है। वो जो भी अमाउंट कोर्ट जो है वो फिक्स करती है, वो आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है कोर्ट को, उस महिला को, अपनी पत्नी को। और यहाँ पर आकर के जो आपका केस होता है वो आपके पक्ष में कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जब आपको बेवजह किसी को पैसे देने पड़ते हैं और आप उसे बुलाना भी चाह रहे हैं, ले भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं आती है साथ में। इसके बाद अगर आपको पैसे पेड करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समस्या आती है और यहीं पर आकर के आपके मन में ये भी विचार आता है कि ऐसे में आपको समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पर आपका मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ रहा है, साथ में आपको वकील की फीस भी देनी पड़ रही, कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, अपने काम को छोड़ कर के आपको आए दिन कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए जो पुरुष पक्ष है वो चाहता है कि वो समझौता कर ले। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर कोर्ट का ध्यान, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय उसका ध्यान, उनका ध्यान आज भी नहीं है। और ऐसे में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये कहती है कि ये जो मामले हैं इनमें समाज को बदलने की ज़रूरत है। समाज जब बदलेगा तो ऐसे मामलों में वैसे ही कमी आ जाएगी। हाँ, हम ये पूरी तरीके से महिलाओं को नहीं गलत कह सकते, क्योंकि आज के समय में सच में ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी महिलाएँ हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हम अगर पुरुष की बात कर दें कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं से, इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि महिलाएँ सच में प्रताड़ित हो रही हैं अपने घरों में। उनके साथ गलत किया जाता है और इसके लिए अगर ऐसे कानूनों में संशोधन कर भी दिया गया, तो फिर ऐसी महिलाएँ जो सच में प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ फिर दिक्कत आ जाएगी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें हर तरफ से सबके बारे में सोचना समझना पड़ता है, पूरे समाज को देखना पड़ता है और इसके साथ ही वो कोई भी कानून कानून क्योंकि पारित करना जो है वो संसद का काम है। कानून बनाना संसद का काम है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो दिशा निर्देश जारी करती है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है और वो जो दिशा निर्देश है, वो आपके एक्चुअल में काम आ भी रहा है। अगर आप मामला देखें ऐसा, तो आपको सच में ये चीज़ें समझ में आएँगी कि आपके लिए वो दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। जैसे आज के समय में अगर ज़मानत को लेकर के हम देख रहे हैं, ज़मानत आपको आसानी से मिल रही है। अगर मेंटेनेंस को लेकर के हम देखें, तो मेंटेनेंस में भी अगर आप हाज़िर हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, वो कम से कम बनता है, अगर आप अपना पक्ष वहाँ पे रख रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि आप उसमें पहले हाज़िर नहीं होते, आपको ये लगता है कि एक पक्षी पहले हो जाए, इसके बाद हम जाएँगे। तो यहाँ पर आपकी गलती इसलिए रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट केवल और केवल एक पक्ष की ही सुनती है। ऐसे में जो अमाउंट बाँधा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है और जब आप रिकॉल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जो अमाउंट पहले फिक्स हो चुका था, आपको उसे पेड करना पड़ता है। तो एक पक्षी कार्यवाही में फ़ाइल ना जाए, उसके पहले आप हाज़िर हो जाएँ और साथ ही अगर आपके ऊपर 498 ए जैसे मामले बने हुए हैं, तो उसमें आप पहले देखें कि आप अपना सबूत इकट्ठा करें, उसके बाद फिर अपने आप केस को फाइट करें। जब आप इस तरीके से अपने केस को फाइट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, इसके साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि अगर हम बात करते हैं सज़ा की, तो अगर अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील गई थी,
जिसमें कि 498 ए का मामला था, 406 भी उसमें लगा था, 3/4 डीपी अधिनियम था। इसमें जो पति है उसे सज़ा हुई थी 4 साल की और कुछ मुआवज़ा वग़ैरह था, तो इसमें जब वो अपील करता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से उसे कोई भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वहाँ से उसे कोई भी राहत नहीं मिलती है, तो उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि हम इसके सज़ा जो की गई है, उसमें हम संशोधन करने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 498 ए में जो सज़ा है, वो 3 साल तक की है और अगर हम धारा 3 डीपी एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें जो सज़ा है वो 1 साल तक की है। तो ऐसे में 4 साल की सज़ा हुई लेकिन पति पहले सज़ा काट चुका है, तो उसकी जो सज़ा है वो 2 साल हो गई और साथ ही साथ उसे अपनी पत्नी को हर्जाना मुआवज़ा भी देना है जो कि 4 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है इसमें। तो अगर हम बात करें 1 चुटकी सिंदूर की कीमत, तो 1 चुटकी सिंदूर की कीमत आपकी 4 लाख रुपए प्लस 2 साल की आपको सज़ा। ये उसे भुगतनी पड़ी और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि ये जो 4 लाख रुपए है, ये 4 हफ्ते के अंदर आपको पेड करना है। तो इस तरह के कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें अगर आपके ऊपर पत्नी अगर साबित कर देती है, तो आपको इतने तक सज़ा मिल सकती है और जो भी मुआवज़ा वगैरह आपको देना पड़ेगा, हर्जाना जो देना पड़ेगा, वो अलग से आपको देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी है कि क्या हो सकती है। आपको अपने साइड से सबूत इकट्ठे करने की बहुत आवश्यकता होती है, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई भी मामला हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिल सके। धन्यवाद।